हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेले जीन्स लॉ। तो उसमें हमने देखा जो सबसे पहले ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले 19th सेंचुरी में कौन है, रेले ने एक्सप्लेन किया। लेकिन रेले कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेल हो गया। जब हम देखते हैं कि जब हम वेवलेंथ और इंटेंसिटी आई में कर्व प्लॉट करते हैं तो किसी टेम्परेचर पे हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरह का कर्व मिलता है। एट एनी टेम्परेचर हमने मान लिया T। तो अकॉर्डिंग टू रेले इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनर्जी। तो रेले ने जो एनर्जी की कैलकुलेट की, E न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू के टी। तो एवरेज रेले ने जो एनर्जी कैलकुलेट की वो कैलकुलेट की न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में रेले ने ये हमारी एनर्जी कैलकुलेट की। ठीक है, तो रेले ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट को यूज कर इसको उसने माना कि जो कैविटी है, सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने एक क्यूबिकल कैविटी मानी। इस क्यूबिकल कैविटी में उसने डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कर दिया। उसने माना कि इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो सारी की सारी कैसे बिहेव कर रही है इसमें, एज ए स्टैंडिंग वेव। फिर हमने स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसके बाद हमने इसमें नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव कैलकुलेट किया था। तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव जो आता है हमारा कितना आता है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यू इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। उसने क्लासिकल कॉन्सेप्ट को मानते हुए उसने माना कि इसमें क्यूबिकल कैविटी में जो पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो स्टैंडिंग वेव है, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रही है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी हमारी कितनी होती है, n/2 kT। और यहां पर एवरेज एनर्जी, ठीक है, और यहां पर n क्या है, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। तो n यहां पर हमने देखा कि यहां पर दो प्रकार के मोशन होते हैं। यहां पे हमें मिलती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो एवरेज एनर्जी हमारी 2 हो जाती है। तो 2/2 kT। तो हमारी कितनी आ जाती है एवरेज एनर्जी, kT आ जाती है। तो टोटल एनर्जी निकाल देते हैं, नंबर भाई एक पार्टिकल की एनर्जी kT, टोटल पार्टिकल कितनी स्टैंडिंग वेव में इतनी, तो टोटल एनर्जी हमने इस तरह से निकाल दी। फिर हमने देखा कि हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में जब हमारा लैम्डा क्या है, लार्ज है, तो लैम्डा हमारा हो गया लार्ज। लैम्डा लार्ज है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू क्या हो गया हमारा, स्मॉल। जब न्यू स्मॉल हो गया तो ये टर्म आपकी क्या होगी, स्मॉल, kT कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी क्या होगी हमारी, एनर्जी, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो एनर्जी स्मॉल होगी यानी कि इंटेंसिटी आपकी स्मॉल मिलेगी। ठीक है भाई। फिर हमने क्या करा, धीरे धीरे वेवलेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी कि एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां पर लैम्डा की लोअर वैल्यू पर, यानी कि लैम्डा मान लो टेंडिंग टू 0, लगभग 0 के बराबर, तो न्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो एनर्जी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एनर्जी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इंटेंसिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू रेले इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए थी, इनफाइनाइट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें एनर्जी कितनी मिलनी है, लगभग E टेंडिंग टू 0। इंटेंसिटी कितनी मिली है हमें, E टेंडिंग टू 0। तो लेकिन आनी क्या चाहिए थी रेले के अकॉर्डिंग, इनफाइनाइट। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इसको कहीं ना कहीं लोअर वेवलेंथ पर या हाई फ्रीक्वेंसी पर रेले एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया 19th सेंचुरी में ही प्लांक ने। किसने, मैक्स प्लांक ने 19th सेंचुरी में ही इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, उसने उसके जो कैविटी है, कैविटी के अंदर जो स्टैंडिंग वेव मानी है, उसकी कॉन्सेप्ट उसको उसने इसे ही लेके चला। उसने माना कि जो इसमें नंबर ऑफ कैविटी है के अंदर हर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, जो रेले ने माना था कि कैविटी के अंदर हर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, इसने भी, प्लांक ने भी वही कॉन्सेप्ट माना। उसने ये नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव भी सेम मानी, सिर्फ उसने क्या किया, इस एवरेज एनर्जी पर ध्यान दिया। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट रेले ने यूज किया था उसको उसने मॉडिफाइड किया। उसने देखा कि जो भाई जो केमिकल कैविटी के अंदर डिफरेंट
फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है। और हमें पता है कि इस कैविटी में क्या है, एटम है। थोड़ा सा रफ कर दो। इस कैविटी के अंदर क्या है, हमारे एटम है। और जो एटम है वो एटम न्यूक्लियस होती है पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ नेगेटिव रिवॉल्व करता है। तो इसने क्या किया, इस पॉजिटिव को यहां ले लिया और नेगेटिव को ये मान लिया, और बीच में हमने क्या करा, इसे स्प्रिंग से इसे मैंने जोड़ दिया। तो ये कैसे बिहेव करेगा, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसे बिहेव करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है एट किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर ये एटम है और इसको इस तरह से मान ले, क्योंकि इसको क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव, इसको क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो इन दोनों को रोके रखता है। तो हमने यहां पर क्या किया, स्प्रिंग लगा दिया कि वो जो फोर्स है वो ये है। और ये कैसे बिहेव करने लगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसने जो एटम है कैविटी के अंदर, उनको क्या माना कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या मानी, न्यू मानी। तो उसने देखा कि जब ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये जो हमारे ऑसिलेटर माने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो ये ऑसिलेटर सिर्फ उन्हीं को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, ये एमिट कर रहे हैं भाई। क्योंकि वेवलेंथ में कैविटी के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन भरे हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो न्यू के ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यू के ही रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि एनर्जी किस पे डिपेंड करने लगी, आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू पर। एनर्जी किस पे डिपेंड करने लगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी किस पे डिपेंड करने लगी, आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने लगी। जबकि जो रेले ने कंसीडर किया था, रेले क्या मान के चला था कि जो कैविटी के अंदर पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, उनकी एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी कितनी मानी थी उसने, केटी मानी थी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन प्लांक ने क्या किया कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसने देखा अगर उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी है तो वो न्यू के ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जितने रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है उतने को ही एमिट कर रहा है। तो उसने कहा कि किसका एब्जॉर्ब कर रहा है, अब फ्रीक्वेंसी तो नहीं, क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो भाई कोई भी ग्राउंड स्टेट में है, इसको आप न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहां जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो जैसे कि प्रेस का एग्जांपल, एक प्रेस है, प्रेस को आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, जैसे ही ऑन करते हो तो उसमें जो आपके चार्ज पार्टिकल है वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और प्रेस क्या करने लगती है, हीट करने लगती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते हैं चार्ज पार्टिकल, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे चार्ज पार्टिकल, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट करेंगे, और प्रेस क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा हीट होगी। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी का होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जितनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है, उतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो एमिट करता है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दे दिया, प्लांक ने कह दिया कि जो पार्टिकल है हमारे जो स्टैंडिंग वेव है कैविटी के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जबकि रेले के अकॉर्डिंग क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो क्या लेता है, वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। और यहां पर क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हमने क्या करें, रेडिएशन को कैविटी के अंदर भरा हुआ है, तो वहां पर आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। आपके पास एक ही फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि डिफरेंट लैम्डा यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आपने बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को इस कैविटी के अंदर भरा हुआ है, यानी कि आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उस कैविटी के अंदर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब उसने कह दिया एनर्जी रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ऑसिलेटिंग चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। तब प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने कह दिया कि इक्वल टू एच न्यू, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे जो
रेडिएशन अमिट होंगे किसी भी चार्ज से वो उसकी फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे एच न्यू के। प्लैंक ने दिया इसलिए हम उसका डायरेक्टली ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच किसने दिया? प्लैंक ने दिया, इसलिए उसका हम प्लैंक कांस्टेंट यूज करते हैं, ई इक्वल टू एन एच न्यू। क्लियर है? तो अब यहां से जब ये आने के बाद क्लासिकली हम क्या पढ़ते थे कि एनर्जी हमारी क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर क्या आ गई? एनर्जी आपकी डिस्क्रीट आ गई। यहां पर एनर्जी कैसी आ गई? आपकी एनर्जी यहां पर आपकी डिस्क्रीट आ गई। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। या इसी के बाद 1904 में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जो इसी को एजम्पशन मानकर एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। 1922 में आपका कॉम्पटन इफेक्ट आया, जो इसी को एज ए बेस मानकर एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने। क्लियर है? तो इसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई जो कि सब किस में कंसिडर है, जो कि एक्सप्लेनेशन करने में क्वांटम मैकेनिक्स की। तो यहां से हमने देखा कि ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? एन की वैल्यू यहां पर होगी 0, 1, 2, 3, 4। तो रेले ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, जो कैविटी के अंदर एटम्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। कैसी है वो? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और वो कितनी है? E इक्वल टू एन एच न्यू। यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। क्योंकि हमने क्या किया, शुरू में बात की थी कि उस कैविटी के अंदर हमने डिफरेंट वेवलेंथ के क्या किए? रेडिएशन को इकट्ठा किया हुआ है। तो वहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के आप कैसे एन की वैल्यू जब यहां पर 0 रखोगे तो यहां पर ये जो आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी E इक्वल टू 0। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगी एक्स 1 एच न्यू। जब एन की वैल्यू 2 रखोगे ये आ जाएगी 2 एच न्यू। जब एन की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आ जाएगी 3 एच न्यू। यानी कि कुछ ऐसे ऑसिलेटर हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं कैविटी के अंदर, कुछ नंबर जिनकी एनर्जी कितनी है? 0 है। कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू है। कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? 2 एच न्यू है। कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? 3 एच न्यू है। आपके पास कैविटी के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो उनको प्लैंक ने क्या बताया कि उसकी एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी क्या है? कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 है, कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एच न्यू है, कुछ ऐसे हैं जिसकी एनर्जी 2 एच न्यू है, कुछ ऐसे हैं 3 जिनकी एनर्जी 3 एच न्यू है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आ गया कि एनर्जी आपकी कैसी है? डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है। ये जो ग्राउंड स्टेट वाला एटम है ये तभी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जब इसको आप एच न्यू एनर्जी दोगे। एच न्यू वाला 2 एच न्यू में तभी जाएगा जब आप इसको एच न्यू एनर्जी दोगे। क्लियर है? ये 2 एच न्यू वाला 3 एच न्यू में तभी जाएगा जब आप इसको एच न्यू एनर्जी दोगे। ये ग्राउंड वाला 3 एच न्यू में तभी जाएगा जब आप इसको 3 एच न्यू एनर्जी दोगे। या एच न्यू वाला 3 एच न्यू में तभी जाएगा जब आप इसको 2 एच न्यू, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर उसे एनर्जी दोगे। जब ये इस स्टेट से इसमें आएगा, यहां से यहां आएगा, तो इसके पास कितनी थी? 3 एच न्यू, और यहां पर कितनी है? 2 एच न्यू। तो ये 1 एच न्यू को एमिट करेगा। ऐसे ही जब ये यहां से आएगा ये भी एच न्यू को एमिट करेगा। ये भी यहां से आएगा तो ये भी एच न्यू एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। ये हमारा सब कुछ डिस्कशन जो बताया ये प्लैंक ने बताया। क्लियर? अब प्लैंक को क्या करना था? प्लैंक को एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। क्लासिकली जो रेले एनर्जी लेके चला था वो कितनी लेके चला था? एवरेज एनर्जी kT लेके चला था। लेकिन अब क्या करना, इसने उसी कॉन्सेप्ट को रखा, जो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव थी वो उसने वही रखी, सिर्फ एवरेज एनर्जी जो kT थी इसने एनर्जी को कितना कर दिया? उसने कंटिन्यूअस लेके चला था, इसने क्या कर दिया? एनर्जी को डिस्क्रीट कर दिया। अब क्या करना है हमें? एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? एवरेज एनर्जी। ठीक है भाई? तो हमें पता है एवरेज एनर्जी इक्वल टू कितनी होती है? टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है भाई? सबको पता है आपको? इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, क्योंकि प्लैंक अब क्या कैलकुलेट करना चाह रहा था? एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी इज द टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये एक सिस्टम, ये आपकी, अब इसने क्या बना दी? ये कैविटी बना दी। ये कैविटी को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि इस कैविटी के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक ऑसिलेटर है।
डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी कि उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जीरो का कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 है, कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी h न्यू है, कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 2h न्यू है, कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 3h न्यू है, और कुछ ऐसे 4h न्यू है। ये कभी भी 0.1, 0.2, 0.3 या 0.01, 0.02 इनमें एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ क्या है? h न्यू, 0, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू इक्वल टू nh न्यू के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये क्या है? डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई? तो हमें क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन n। n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, टोटल नंबर। तो हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या कहती है? n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस e अपॉन kT। ये क्या है? ये बताती है किस एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। यहां पर n नॉट क्या है? n नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट। लेकिन हमारे केस में क्या है? नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इन एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? n नॉट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हमारे लिए नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इन, या नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक, हम कह सकते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है, नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एक्साइटेड स्टेट या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो E की वैल्यू हमें पता है, E इक्वल टू, अभी प्लैंक ने अपना क्या बताया? NH न्यू। भी डिस्कस किया हमने, प्लैंक ने क्या कर दिया? E इक्वल टू NH न्यू। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो N इक्वल टू आपका आ गया N नॉट E की पावर माइनस E अपॉन, E की वैल्यू रख दो NH न्यू अपॉन kT। क्लियर है? n की वैल्यू हमें पता है, वेयर n इक्वल टू कितना होता है? 0, 1, 2, 3, 4। और वैसे भी हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट में जब n की वैल्यू को आप 0 रख दोगे तो यहां पर क्या होगा? e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने आ गए आपके? n नॉट। ग्राउंड स्टेट में कितने आ गए आपके? n नॉट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां पर तो n नॉट आ गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kT। तो कितना आ गया आपका? n नॉट e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kT। कितने आ गए यहां पर? n नॉट e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kT। सिर्फ क्या किया हमने? n की वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर हमें क्या निकाला? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने होंगे? n की वैल्यू 2 रख दो, n नॉट e की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kT। क्लियर है? यहां पर कितने हो गए आपके? n नॉट e की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kT। और यहां पर कितने हो गए? n नॉट e की पावर माइनस 3h न्यू अपॉन kT। जब हमने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में निकाला तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 3, n नॉट e की पावर माइनस 3h न्यू अपॉन kT। ठीक है? हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n के लिए क्या करोगे? आप सबको सम कर दोगे। तो फॉर टोटल नंबर n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? n नॉट ग्राउंड स्टेट का प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का n नॉट e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kT प्लस सेकंड एक्साइटेड स्टेट का n नॉट e की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kT प्लस n नॉट e की पावर माइनस 3h न्यू अपॉन kT प्लस और एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमने 0 टू इनफाइनाइट हर मैक्सिमम वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक ऑसिलेटर को उस कैविटी के अंदर भरा हुआ है। तो इसका मतलब हमारी एनर्जी स्टेट भी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है हर एनर्जी स्टेट में अलग होंगे, वो उनके सम के बराबर होगी। n नॉट सब में कॉमन है,
एन नॉट कॉमन ले लो, एन नॉट 1 प्लस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई की पावर माइनस 3 एच न्यू अपॉन के टी प्लस 1। लेट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को एक्स मान लो, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आगे भी इसका यूज होगा, क्लियर है, इसका आगे यूज आगे भी होगा, तो हमने इसको यहां पे इसमें पुट कर दो। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एन नॉट 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी को क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी का पावर 2 लिख सकते हैं। तो प्लस एक्स की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 प्लस 4। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये किसकी वैल्यू होती है, इक्वल टू एन इक्वल टू किसकी होती है भाई, एन नॉट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका, एन नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3। यहां पे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, एनर्जी, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कैलकुलेट कर दिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए देखो भाई हमें क्या चाहिए, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इनटू ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट एक्साइड स्टेट की एनर्जी इनटू फर्स्ट एक्साइड। भाई टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, मान लो मेरे पास जीरो एनर्जी के 10 पार्टिकल है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इनकी, 0। मान लो एच न्यू एनर्जी के पास मेरे पास 3 पार्टिकल है, तो मेरी टोटल एनर्जी फर्स्ट एक्साइड स्टेट की कितनी होगी, 3h न्यू। मान लो 2h न्यू एनर्जी के मेरे पास 2 पार्टिकल है, तो इस एक्साइड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी मेरे पास, 4h न्यू। ऐसी इसकी, ऐसी अगली वाली की। तो हर एनर्जी स्टेट की टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी, उनका भी टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, उन सबका सम। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, एन नॉट पार्टिकल है इनटू एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट की 0 प्लस फर्स्ट एक्साइड स्टेट की टोटल पार्टिकल कितने हैं, एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एनर्जी कितनी है, एच न्यू, टोटल एनर्जी आ गई। फर्स्ट सेकंड एक्साइड स्टेट के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एन नॉट ई की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन के टी इंटू एनर्जी कितनी है, एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, 2h न्यू इंटू 2h न्यू प्लस, क्लियर है, ये तो 0 हो गया, यहां से ये तो 0 हो गया। ये बचा आपका एन नॉट, सब में क्या आएगा, एन नॉट कॉमन आएगा। तो यहां से देखोगे आप क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई आपका, इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, इसमें देखो एन नॉट सब में एन नॉट कॉमन आ गया, एच न्यू यहां भी है, एच न्यू यहां भी है, एच न्यू एक्सट्रीम में भी होगा तो एच न्यू भी कॉमन आ गया, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी भी कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी भी कॉमन आ गया। यहां से ये तो 0 हो गया, यहां से कितना बचा हमारा 1 प्लस यहां से कितना बचा, एक तो 2 बचा और ई की पावर कितना बचा, माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस नेक्स्ट वाला क्या बचेगा 3, ई की पावर क्या बचेगा माइनस 2h न्यू अपॉन के टी प्लस। क्लियर है भाई, थोड़ा मैं इसे रफ कर दूं, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी को इक्वेशन 2 से आप क्या मान चुके हो, x, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो। तो E इक्वल टू कितना आ गया आपका, एन नॉट एच न्यू एक्स, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी को x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस 2h न्यू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। और ये क्या बन गया आपकी, ये आपकी बन गई जीपी। जीपी का सॉल्यूशन कर लोगे तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एन नॉट एच न्यू एक्स, और इस जीपी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब ओवर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर ही होगी 4। हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, तो हमें क्या निकालनी है? एवरेज एनर्जी। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, तो एवरेज एनर्जी इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी? आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए थे? एन नॉट, और टोटल एनर्जी एन नॉट एच न्यू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अपॉन में एन है तो इनटू कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन एन नॉट। तो एवरेज एनर्जी क्या थी हमारी? एवरेज एनर्जी इक्वल टू ई अपॉन एन। तो ई की वैल्यू तो हमने ये पुट कर दी यहां पर, अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी थी? एन नॉट नीचे आ गया, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, स्क्वायर इससे कट गया, एन नॉट इससे कट गया। क्लियर है भाई? तो हमारे पास अब क्या आ गया यहां पर? हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई एच न्यू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी मान चुके हैं, क्या मानी थी? ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, वो वैल्यू पुट कर दो। तो एच न्यू इंटू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है? इस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी को नीचे ले जाओ, तो एवरेज एनर्जी इक्वल टू कितनी आ गई भाई आपकी? एच न्यू अपॉन, ये नीचे आया तो ई की ऊपर से माइनस से नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा, एच न्यू अपॉन के टी, ब्रैकेट में क्या बचा आपका? 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एज इट इज, 1 में मल्टीप्लाई की तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस ई, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस एच न्यू अपॉन के टी, खत्म हो गया। तो एक्सपेक्टेशन एवरेज एनर्जी ई एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये क्या आ गया आपका? ई की पावर 0, और ई की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये आपकी क्या आ गई? एवरेज एनर्जी आ गई। तो बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ वो एवरेज एनर्जी ही पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, या प्लांक हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो प्लांक ने हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करके एक्सप्लेन की थी, तो उसकी एवरेज एनर्जी पूछ लेता है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना? रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है भाई? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें पता है नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इज कितनी आएगी? एन न्यू डी न्यू इक्वल टू कितनी आई थी आपकी? 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू टी न्यू। इसने वही लेके जो हमने लास्ट रिले में डिस्कस किया था, वही हमने इसको यहां पर ले लिया, डायरेक्ट लेना है। तो आपको एनर्जी डेंसिटी ई न्यू डी न्यू कितनी आ गई आपकी? 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू। भाई टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालोगे आप? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एवरेज एनर्जी इनटू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। या इसे आप क्या लिख सकते हो? ई न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। This is the energy density between the range nu to nu plus d nu। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी आ गई किस रेंज में? न्यू टू डी न्यू में। और बुक में जो ई न्यू डी न्यू को रिप्रेजेंट किया हमने किसे रिप्रेजेंट किया? ई न्यू डी न्यू। बुक में किससे रिप्रेजेंट कर रहा है इसका? यू न्यू डी न्यू। वो तो रिप्रेजेंटेशन है, किसी से भी दे दो, यू न्यू से दे दो, डी न्यू से दे दो। तो ये आपकी क्या आ गई? जो प्लांक ने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की थी वो आ गई। अब क्या करना है? इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है? इसको एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उससे क्या करना है? वेरीफाई करना है।
तो यहां पर मैं ऊपर लिखेगा, ये आ गई आपकी ई न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। क्लियर? तो इसका फर्स्ट हमने क्या माना, ये हमारा कर्व था फॉर हायर वेवलेंथ, लैम्डा इज हाई। तो लैम्डा जब लार्ज है, लैम्डा आपकी लार्ज है, तो न्यू आपकी क्या हो गई, स्मॉल, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा लार्ज है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, स्मॉल रहेगी। क्लियर है भाई? तो स्मॉल है तो एच न्यू अपॉन के टी लेस देन 1, क्योंकि न्यू लैम्डा लार्ज है तो न्यू स्मॉल है, तो न्यू स्मॉल है तो लेस देन 1। इससे या फिर आप कह सकते हो एच न्यू लेस देन एच न्यू लेस देन के टी कह सकते हैं। ठीक है भाई? तो लिमिट, भाई पहली वाली टर्म तो सारी वैल्यू सेम दे रही थी, ये सिर्फ इफेक्ट कौन सी टर्म का है इसका, तो हम इसी टर्म को देख लेते हैं कि ये टर्म हमारी क्या रिजल्ट दे रही है। तो लिमिट न्यू टेंडिंग टू 0 एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, यही तो एक्स्ट्रा टर्म आई है। पहले में एवरेज एनर्जी कितनी थी हमारी, जो था 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी। अब कितना हो गया हमारा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू इंटू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यानी कि ये टर्म तो दोनों में, ये रिले के अकॉर्डिंग थी और ये प्लांक के अकॉर्डिंग है, तो ये टर्म तो दोनों में क्या है, सेम है। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ एवरेज एनर्जी। तो हम सिर्फ एवरेज एनर्जी को डिस्कस करके देख लेते हैं कि हायर वेवलेंथ पर ये टर्म क्या इफेक्ट कर रही है। क्लियर है? जब हमारा एच न्यू लेस देन के टी है, यानी कि ये एच न्यू लेस देन के टी है, तो ई की पावर बहुत छोटी टर्म है, ई की पावर क्या आएगा, एक छोटी सी टर्म आ जाएगी। तो अब क्या करोगे उसकी टर्म में, एक्सपोनेंशियल करोगे। तो लिमिट न्यू टेंडिंग टू 0 एच न्यू अपॉन ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया, 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी प्लस एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1, और लास्ट में क्या, माइनस 1। 1 से 1 कट गया। एच न्यू अपॉन के टी इज लेस देन 1, तो हायर पावर ऑफ एच न्यू अपॉन के टी को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लिमिट न्यू टेंडिंग टू 0 एच न्यू अपॉन क्या बचा, सिर्फ नीचे एच न्यू अपॉन के टी, क्योंकि हमने हायर पावर टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एच न्यू से एच न्यू कट गया तो सिर्फ क्या आ गया आपका, के टी। यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो प्लांक था किसमें चला गया, रेले में चला गया। कैसे बिहेव कर रहा है, हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा पर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रेले। अब रेले कहां फेल हुआ था, इस पर, लोअर फ्रीक्वेंसी पर। अब हम नंबर टू डिस्कस करते हैं, किस पर, लोअर वेवलेंथ पर। नंबर टू व्हेन लैम्डा इज स्मॉल, लैम्डा स्मॉल है तो न्यू क्या होगी आपकी, लार्ज हो गई। न्यू लार्ज हो गई तो एच न्यू अपॉन के टी क्या हो गया अब आपका, ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यू अब बड़ी है। तो लिमिट न्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यू की वैल्यू क्या होगी अब आपकी, इनफाइनाइट, लार्ज है। तो एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी क्या है, अब लार्ज है। ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी क्या है आपका, लार्ज है। तो उस केस में क्या करोगे आप, इस केस में क्या करोगे, जब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी लार्ज हो गया, 1 को नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्ट 1, क्योंकि 1 तो बहुत स्मॉल है इसके कंपेरिजन में। तो लैम्डा न्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है? लिमिट पुट कर दो, क्या आ गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, न्यू इंफिनिटी आ गया, ई की पावर इंफिनिटी
इनफाइनाइट, ई पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इंडिपेंडेंट फॉर्म। क्या करते हो इसके बाद, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल। तो लिमिट न्यू टेंडिंग टू जीरो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एच न्यू का 1 हो जाएगा अपॉन ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एच अपॉन के टी ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है भाई, इक्वल टू एच से एच कैंसिल आउट हो गया आपका, के टी ऊपर पहुंच गया तो आपका क्या आ गया, लिमिट न्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट के टी अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर है भाई, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा भाई आपको पुट करने के बाद, के टी अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो के टी अपॉन इनफाइनाइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 0। तो हमारी इस लोअर वेवलेंथ पर हमें क्या मिल गया, 0, यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा, जब लैम्डा की स्मॉल वैल्यू है तो आपकी एनर्जी ई कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। ओ कितनी आ रही है, 0, ई 0 आ रही है, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई कितनी आ रही है, 0, लगभग कितनी आई आपकी भी, 0। तो इसने प्लांक ने क्या किया, लोअर वेवलेंथ पर भी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर दिया, हायर पर बिहेव किया इसने एज ए रेले, और लोअर पर क्या कर रहा है, एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्लांक कब एज ए रेले की तरह कब बिहेव करता है, रेले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कब फॉलो करता है, तो हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा और लोअर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की हायर वैल्यू पर और फ्रीक्वेंसी की लोअर वैल्यू पर प्लांक कैसे बिहेव करता है, रेले की तरह बिहेव करता है। तो इसने ये सक्सेसफुली इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर दिया। कब एक्सप्लेन किया इसने, जब इसने इस जो हमारे एटम्स थे कैविटी के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे, तब उसने माना कि उनके जो मोशन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी उसने बता दी E इक्वल टू NH2। इससे पहले क्या था, इससे पहले हम जितनी भी फिजिक्स में पढ़ते थे उसमें सभी पार्टिकल जो ऑसिलेटर हैं उनकी एनर्जी को क्या मानते हैं, हम क्लासिकली कंटिन्यूअस मानते थे। एवरेज एनर्जी कितनी मानते थे हम, KT, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसके आने के बाद जब प्लांक ने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन किया, इसके बाद बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई उसके बाद, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये बेसिक था कि क्वांटम मैकेनिक्स को आने के लिए। क्लियर है भाई, तो ये हमारा था ऑल अबाउट प्लांक रेडिएशन लॉ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।